हेलो बच्चों। यार आज जो हमारी मुलाकात हो रही है वो ऑफिशियली तो डीपीपी 6 और डीपीपी 7 के डिस्कशन को लेकर हो रही है। होनी ये मुलाकात कल ही थी। कल मैंने लाइव आने का पूरा प्रयास किया पर किसी टेक्निकल रीजन के कारण बार बार लाइव आने में कुछ अड़चने आ रही थी। So then I thought to give this in the recorded form. All right. So what you should do is, irrespective of that thing, whether a particular problem you were able to solve or not, कोई particular सवाल आपसे solve हुआ हो या ना हुआ हो, किसी भी स्थिति में आपको इस डिस्कशन को स्किप नहीं करना यार। पहली बात तो ये ऑफिशियली डीपीपी 6 और डीपीपी 7 का डिस्कशन है, मगर मुझे लगता है आपको याद होगा कि जब हम पहले 5 डीपीपी का डिस्कशन कर रहे थे तब हमने फिफ्थ डीपीपी को होल्ड पे डाल दिया था, क्योंकि लेक्चर में समय सिर्फ एक दिन का हुआ था। तो मुझे लगा कि आप उसको दोबारा देखकर रिवाइज करके प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप डीपीपी 5 को अटेम्प्ट कर चुके हो, डीपीपी 6, डीपीपी 5, डीपीपी 7 सबके डिस्कशन को अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और यदि आप में से किसी ने भी किसी कारणवश अगर किसी डीपीपी के सवाल को या कंप्लीटली डीपीपी को ही अटेम्प्ट ना किया हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि नंबर एक बात, अभी इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, पहले वहां पे डीपीपी जाके कर ली जाए। नंबर दो बात, जब डीपीपी अटेम्प्ट कर ली जाए उसके बाद कोई सवाल हुआ हो या ना हुआ हो, डीपीपी का डिस्कशन तो यार पूरा का पूरा देखा जाए। समझ गए मेरी बात? हो सकता है कोई सवाल तुमने अधूरा छोड़ा हो वो तुमसे पूरा हो जाए। हो सकता है कोई सवाल तुम्हें लग रहा हो कि तुमने सही किया है, पर वो सही ना हो, उसमें कुछ गड़बड़ हो, है ना? आंसर की भी मैं डेलिबरेटली नहीं डालता यार, क्योंकि होता क्या है कि गलती से भी अगर आंसर मैच हो जाता है हम खटाक से जंप कर जाते हैं, हम उसको रिव्यू करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आंसर की भी नहीं डालता, ऑन पर्पस नहीं डालता। ठीक है? और तो हम साथ के साथ पूरी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई? चलिए। तो यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर हो चुका था कंप्लीट, दूसरे चैप्टर के बारे में बात चल रही है, उसके भी हो चुके हैं 7 लेक्चर्स हैं। ठीक है, 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं टिल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी आप देख सकते हैं 50% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और मंथली प्लानर जो मे का है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि भाई 50% और कंप्लीट करके हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट भी इसी मंथ के एंड तक स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। एनसीईआरटी डिस्कशन भी यार नॉकआउट सीरीज में मिल रही है ना अकेडमी स्पेशल पे, राइट? तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, इस्तेमाल करके आप टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। एम 2022 जो कि हमने 14th ऑफ अप्रैल को लॉन्च किया था, दैट इज आल्सो गोइंग गुड। फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज रन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो यार। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और मेरी पूरी टीम के अलावा भी यार डीसी पांडे सर, एमएस चौहान सर, अमित गुप्ता सर, वाइब्रेंट कोटा की पूरी टीम, न्यूक्लियस कोटा की पूरी टीम भी, और इस देश के जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं लगभग सभी लोग जो है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है यार। ठीक है ना? तो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। एक प्लस का कोई एक बैच अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी सभी टीचर्स और सभी बैचेस में पढ़ना उसी सब्सक्रिप्शन अमाउंट में हो जाता है, आपको बार बार अलग बैचेस नहीं लेने पड़ते। ये अन अकेडमी प्लेटफॉर्म का वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स मुझे लगता है यार। ठीक है ना? अफोर्डेबल का अफोर्डेबल है और एक ही जगह आपको देश के सबसे बड़े टीचर्स से पढ़ने का मौका भी मिलता है, राइट? पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी प्लानर जैसे इंडिविजुअल फोकस वाले जो बेनिफिट्स हैं वो आइकॉनिक प्रोग्राम में मिलते हैं। आप अगर चाहें तो इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए यार 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जिसमें फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ज्यादा पर्सनलाइज्ड अगर आप अपनी कोचिंग चाहते हो तो आप आइकॉनिक भी देख सकते हो। ठीक है भाई? 18 मंथ्स का भी है, 24 मंथ्स का भी है, बट आप लोगों के लिए 12 मंथ्स विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आपको इसी साल जेई को क्रैक करना है। ज्यादा फोकस जेई और नीट की प्रिपरेशन को ज्यादा फोकस से करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल करके यार आप घर बैठे अपनी पढ़ाई करते टाइम जो भी डाउट्स उठे उनकी इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ऑलराइट? तो एक IIT जेईई T20 सीरीज जो है वो 10th में यानी कि आज ही लॉन्च होने वाला है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, ह्यूज स्कॉलरशिप्स भी है। फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करने पे इस पे भी फ्री इनरोलमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है? बैचेस जो कि अप्रैल और मई में लॉन्च हो रहे हैं उनकी भी डिटेल मैंने अटैच कर दी है। नाउ यार अब आते हैं मुद्दे पे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो डीपीपी 5, 6 और 7 का ही डिस्कशन है, और ये डीपीपी 5, 6 और 7 का एक एक सवाल हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये डीपीपी 5 जो है विच वाज बेस्ड ऑन लेक्चर 5 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड प्रॉपर्टीज। ऑलराइट? इसका पहला सवाल देखिए क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यार यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन ये स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब क्या होता है? हॉलो। शेल का मतलब क्या हो गया यार? ये तो हो गया हॉलो।
तो अगर हॉलो हो गया और आप अंदर किसी भी सरफेस पे जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे सरफेस के अंदर, तो आप ये बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि आपने बोला कि ये प्लस सिग्मा ले लेते हैं यार, प्लस सिग्मा ले लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो हमने कहा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है, शेल ही है, माइंडेड उसने कंडक्टर तो नहीं बोला, मगर उसने बोला शेल है। कंडक्टर तो नहीं बोला, मेटालिक तो नहीं बोला, मगर उसने बोला शेल है। अगर कंडक्टर या मेटल होता तो ये हॉलो शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हमने सीखा है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा, बट यहाँ इसने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये रेडियस है, ये सेंटर है, हम अंदर किसी पी पॉइंट पे खड़े हैं। जिस भी पी पॉइंट पे हम अंदर खड़े हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसके थ्रू पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना चाहिए मुझे। दैट्स माय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर भाई अगर ध्यान से देखो, तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना है यार? इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज है 0। क्या इनक्लोज्ड चार्ज कितना है? 0। अगर इनक्लोज्ड चार्ज 0 है, इसका मतलब जो नेट फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, वो होगा 0। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस हो जाएगा भाई 0। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी, एंड पोटेंशियल जो होगा यार वो कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टेड होता है यार। पोटेंशियल फील्ड जो होती है वो डायरेक्टेड होती है यार, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और फील्ड जो है यार वो 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इट इज 0। ऑप्शन कौन सा निकल कर आया है? ऑप्शन है इट इज 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0। करेक्ट है बच्चा? चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2। A unit positive charge is taken from the point to another over an equipotential surface। तो जैसे ही आपने बोल दिया यार इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपने कहा कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस dv कितना निकल कर आ गया? 0। इसका मतलब है du which will be equal to q into dv, ये कितना निकल कर आ गया यार? 0। इसका मतलब है वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो कि du के बराबर होगा, एंड वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा माइनस ऑफ du होता है, ये भी कितना निकल कर आ गया यार? 0। इसका मतलब है नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, ठीक है। और देखो कितने सारे एग्जाम्स में आया है, पीएमटी में आया हुआ है, सीपीएमटी में आया हुआ है, केसीईटी में आया हुआ है। पिछला वाला क्वेश्चन भी देखिए, सीपीएमटी में, पीईटी में, आरपीईटी में आया हुआ है। तो ये वो वाले सवाल उठा रहा हूँ यार मैं डीपीपी डिस्कशन के माध्यम से, जो काफी कॉमन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यार, काफी बार और काफी सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारी प्रिपरेशन चल रही है बड़ी धुरंधर तरीके से, तुमको केवल क्या करना है, रिवीजन अश्योर करना है यार, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Two plates are 2 centimeter apart. Potential difference of 10 volt is applied between them. The electric field between the plates is। तो यार इसको जरा ध्यान से देखिए क्या कहेंगे आप कहेंगे दो प्लेट्स हैं जिनको 2 सेंटीमीटर अपार्ट, दो प्लेट्स हैं जिन्हें 2 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है आपने, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? और 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं इस वाले को आपने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया और इस वाले को आपने लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया। तो डेफिनेटली यार हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्टेड ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। चार्जेस की टर्म्स में आप ये बोलते हो कि हायर पोटेंशियल वाले पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और लोअर पोटेंशियल वाले पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। फेसिंग सरफेस पे मतलब जो दोनों सरफेसेस एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्टेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और आप बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यार यूनिफॉर्म इक्वी स्पेस्ड होती है, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, समझ रहे हो। तो अगर कांस्टेंट होती है तो आप एक बात और भी तो कह सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यार वो माइनस डीवी बाई डी आर है, मगर साथ में आपकी बार वो वी एच एल बाई डीवी तो है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो आप ये भी तो बोलोगे कि वो टोटल बाय टोटल भी होगा।
अगर वो टोटल बाय टोटल भी होगा तो दैट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया आपने 10 वोल्ट, और बी कितना है यार 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ध्यान से देखने में समझ में आएगा, ये 1000/2 यानी कि 500 आ जाएगा। ठीक है ना, 500, दैट इज इक्वल टू 500 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। 500 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है यार। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। आईआईटी का प्रीवियस ईयर सवाल है यार, देखिए आईआईटी 1992 में आया, मध्य प्रदेश पीएमटी में आया, आरपीटी में आया हुआ है। ठीक है, the electric field at the point 1,0,2 meter in volt meter is volt per meter is given by, तो ये मैंने आपको सिखाया था इसी लेक्चर में। गिवन है कि v जो है वो 4x स्क्वायर है। ठीक है, 4x स्क्वायर। आप बोलेंगे शेयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यार वो माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप होती है, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है, जे कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो y और z को कांस्टेंट रीड करोगे, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस डेल v बाय डेल y। तो ये जो v आपने ऊपर लिखा है, ये जो v आपने ऊपर लिखा है इसकी बजाय आप लिख देंगे 4x स्क्वायर j कैप एंड इट इज माइनस डेल बाय डेल z ऑफ 4x स्क्वायर k कैप। तो यार y और z के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो x को तो कांस्टेंट रीड करोगे, तो आप बोलोगे सर 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो आंसर निकल कर आएगा माइनस ऑफ 8x आई कैप, माइनस ऑफ 8x आई कैप। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट पॉइंट 1,0,2 1,0,2, तो आप बोलेंगे कि सर 1,0,2 का मतलब है कि जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 डाल दो, जहां y दिख रहा है वहां 0, जहां z दिख रहा है वहां पे 2, कोऑर्डिनेट्स ही तो है। तो आप बोलेंगे माइनस ऑफ 8 इंटू 1 आई कैप, और आप बोलेंगे 8 न्यूटन पर कूलम नेगेटिव एक्स एक्सिस, इन नेगेटिव एक्स एक्सिस 8 न्यूटन पर कूलम या 8 वोल्ट पर मीटर आ रहा है, वोल्ट पर मीटर आ रहा है इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। तरीका आपको पता है, कैलकुलेशन आपके सामने है, इस डीपीपी डिस्कशन के दौरान अगर कैलकुलेशन किसी सवाल में ऊपर नीचे हो तो भूल चूक माफ बच्चा, है ना, आप आराम आराम से उस चीज को खुद से देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं आप पीछे कहें कि सर नहीं देखो आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर ऊपर नीचे हो तो उसको देख लेना यार। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी आपके साथ डिस्कशन करते हुए एक स्टूडेंट की तरह ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आंसर कीज मैंने अपने साथ नहीं रखी है। ठीक है बच्चों, so a uniform electric field having a magnitude E naught and direction along the positive x-axis exists. If the potential V is zero at x equal to zero, then its value at x equal to plus x will be. देखो यार क्या चक्कर है, आप ये बोलेंगे x axis y axis, x axis z axis, करेक्ट, x axis हो गया, ये y axis हो गया, ये z axis हो गया, ऑलराइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखी है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो माइनस डीवी बाई डी आर होने के साथ साथ वो वीएचएल बाई डी के बराबर भी है, वीएचएल बाई डी या वीएचएल बाई एल के बराबर भी है क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, ऑलराइट। अब आप बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है वो जीरो है एट एक्स इक्वल टू जीरो। आपने कहा यहाँ जो पोटेंशियल है, ओवरलैपिंग दिखा देता हूँ मैं, v इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब वो कह रहा है एट एक्स इक्वल टू प्लस एक्स पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस एक्स पे क्या होगा, v की वैल्यू पूछ रहा है, v की वैल्यू कितनी होगी x इक्वल टू प्लस एक्स पे। तो मैं तो कहूंगा कि यार ऑब्वियस सी बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि इस तरफ है तो आप बोलोगे कि ये हायर की तरह सर्व करना चाहिए और ये लोअर की तरह सर्व करना चाहिए, क्योंकि हायर टू लोअर डायरेक्टेड ही होती है यार इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि सर जो भी पोटेंशियल होगा वो जीरो से तो छोटा होगा, तो जीरो से अगर छोटा होगा तो जीरो से छोटे कितने पोटेंशियल है? ए और सी तो जवाब हो नहीं सकते, ए और सी तो जवाब हो नहीं सकते क्योंकि ये तो जीरो से बड़े हैं, पॉजिटिव है। बी और डी में से ही कोई जवाब होगा, तो बी और डी में से क्या जवाब होगा? आप ये बोलेंगे वी नो कि अगर आप ये बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट है, तो इसको आप अगली स्टेप में बोल सकते हैं कि यार ये VHL जो है, हायर लोअर, डिवाइडेड में डी, डी का मतलब, चलो इसको देखते हैं, दैट इज इक्वल टू ई नॉट। तो इसका मतलब VHL तो क्या निकल कर आ गया? VHL निकल कर आ गया V एट ओरिजिन माइनस V एट प्लस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू ये जो दूरी मल्टीप्लाई हो रही है, दूरी कितनी मल्टीप्लाई हो रही है? एक्स। तो अब आप इसमें बोलेंगे कि सर V नॉट तो है जीरो, ओरिजिन वाला पोटेंशियल कितना है? जीरो, माइनस वी एक्स दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट एक्स, और Vx कितना निकल कर आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स ई नॉट, सिंपल है ना, माइनस ऑफ एक्स ई नॉट। तो आप क्या बोलोगे कि देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब निकल कर आया है। ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल तरीके से ही इसको करते रहना है। ठीक है जी, अभी विजिबल होगा प्रॉपर्ली। चलिए आगे चलते हैं। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा यार, जैसे ही मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं तो अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, पर आपको एक बार उसको वीडियो को पॉज करके ना प्रॉपरली प्रोसेस करना चाहिए, तभी मजा आएगा। और मैं पिछली बार एक बार ये मेंशन भी कर चुका था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑनलाइन लर्निंग को भी ऑफलाइन जितना एफिशिएंट बनाने के लिए ना यार आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे उसी फील्ड में पढ़ना होता है। अगर आप ऑनलाइन में टेक टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप वीडियो को 2x स्पीड में देख रहे हैं या फॉरवर्ड कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं, तो यार वो ग्रास्पिंग नहीं हो पाती। ठीक है ना, क्योंकि हम जिस अंदाज में आपको पढ़ा रहे हैं वो उसी अंदाज में पढ़ा रहे हैं कि कंटेंट की स्पीड ठीक है। अब अगर मैं कहीं रुकता हूँ, कहीं पॉज लेता हूँ, तो वो उस कारणवश है ताकि तुम उस कंटेंट को एब्जॉर्ब कर सको। तुम अगर फर्दर जंप करते जाओगे तो यार गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो एनीवेज, in the electric field of a point charge q, a certain charge is carried from point a to b, c, d and e, then the work done, देखो क्या होगा। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज q, पॉइंट चार्ज q जो है उसकी वजह से, पॉइंट चार्ज q जो है उसकी वजह से या उसके लिए, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉटेड स्फेयर है, आप ये बोलेंगे कि ये एक्ट्स एज, इट एक्ट्स एज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बराबर बराबर की दूरी पे है ना, देखो, बराबर 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 की दूरी पे है। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, एक्ट्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे की बारे में बात कर रहे हो, तो अगर आप वर्क डन के बारे में बात करो ए टू बी और सी या डी या ई, तो यार ये कितना निकल कर आने वाला है? जीरो निकल के आने वाला है। जीरो निकल कर आने वाला है, इज जीरो अलोंग ऑल दी पाथ्स, इज जीरो अलोंग ऑल दी पाथ्स, क्योंकि आप शुरुआत में भी उसी पोटेंशियल पे थे, अंत में भी उसी पोटेंशियल पे हो। चाहे पॉजिटिव चार्ज को ले जाओ, चाहे नेगेटिव चार्ज को ले जाओ, हार्डली मैटर्स, मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो यार, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए ऐसा ही बनेगा। क्लियर है बच्चा? ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट दिस मच, यानी कि इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में एग्जिस्ट करेगी ना, तो वो कंडक्ट कर देगा। जैसे जब बिजली कड़कती है आसमान से, तो वो जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कराती है, जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एयर के थ्रू भी कंडक्शन हो जाता है यार। थंडरिंग में बिजली गिरते टाइम एयर के थ्रू भी तो कंडक्शन हो जाता है। So the maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 मीटर is approximately, तो देखो यार आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम हो सकती है ना, सरफेस पे ही हो सकती है। स्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होती है? सरफेस पे होती है। चाहे आप हॉलो स्फेयर के बारे में बात करें, चाहे सॉलिड स्फेयर के बारे में बात करें, याद होगा आपको। वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। सही है ना, ऐसा यूनिट में ऑलरेडी। तो इससे ज्यादा अगर चार्ज आप दे दोगे, इससे ज्यादा फील्ड अगर दे दोगे, तो उस स्फेयर का चार्ज जो है वो एयर में लीक करने लगेगा, एयर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, आयनाइज हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि मैक्सिमम तो सरफेस पे ही आता है, मैक्सिमम तो सरफेस पे ही आता है, और कितना आता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 6, करेक्ट।
तो आप बोलेंगे कि Q मैक्स कितना निकल कर आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6। तो जरा देखिए आप, अगर आपके पास आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 5 मीटर तो डायामीटर है यार, 5 मीटर डायामीटर है, मुझे लगता है ये 5/2 आपको 5/2 करना चाहिए, है ना, 5/2 रेडियस हो जाएगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि यार के से आप डिवाइड करेंगे, यानी 9 इंटू 10⁻9 से आप उसको कायदे से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, तो आप ये बोलेंगे कि ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25, एंड इन द डिनोमिनेटर ये 3 से अगर आप 9 को काटोगे तो 3 टाइम्स पे जाएगा, सो इट इज 2 इंटू 2 4, एंड इट इज इंटू 3 और 12, ऑलराइट, 12 एंड इंटू 10⁻6 माइनस 9 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है यार, अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻³ कूलम्स। तो अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻³ कूलम्स, ऑप्शन बी। बाकी यार कैलकुलेशन पे एक बार तुम नजर मार लेना, ठीक है ना। ये भी एक प्रीवियस ईयर सवाल है यार, एमपीपीएमटी में आया हुआ है, मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट में। चलो बच्चों देख लो एक बार इसको, देख लो, ये बड़ा हटके सा सवाल है, ठीक है ना, हटके सवाल है, और आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा यार, चक्कर क्या है कि अगर आप नॉन कंडक्टिंग के लिए जब आप फील्ड प्लॉट करते थे ना, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, तो आपको याद होगा, वरना एक बार मैं याद दिला देता हूँ। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए जब आप आर के साथ प्लॉट करते थे या डी के साथ प्लॉट करते थे, तो आप बोलते थे कि सर आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे आपको मैक्सिमम मिलता है फील्ड, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे मैक्सिमम फील्ड मिलता है, और वो मिलता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो हमने लिखा है। और इनर रीजन में ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आउटर रीजन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा होता है, मगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता नहीं है बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही जब आप बात करते हैं अ, ऐसी जब आप बात करते हैं कंडक्टिंग शेल के लिए या कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, तो जब आप कंडक्टिंग शेल के लिए बात करते हैं, कंडक्टिंग के लिए शेल बोलो या स्फेयर बोलो एक ही बात है बेटा, यही सिखाया ना मैंने आपको, कंडक्टर्स के केस में तो शेल बोले या स्फेयर बोले बच्चा एक ही बात है। इसको अगर डी के साथ प्लॉट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आर इक्वल टू आर से पहले, क्योंकि इसका सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहता है, आर इक्वल टू आर से पहले ये जीरो होता है, आर इक्वल टू आर से पहले ये जीरो होता है, जीरो होता है लाइक दिस, ये जीरो होता है, और उसके बाद ये जंप लेके यहाँ से फिर ऐसे जाता है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख सकता है मगर होगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है मामला, तो मुद्दे की बात है, दोनों में हमने यही तो सीखा, दोनों में हमने यही तो सीखा कि जो मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सरफेस पे होती है, करेक्ट। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। So now the next question is two spheres A and B of radius 4 centimeter and 6 centimeter are given charges of 80 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively. If they are connected by a fine wire, the amount of charge flowing from one to other is, देखो क्या होगा, फाइनली फाइनली चार्ज कब तक फ्लो करेगा यार, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक फाइनली दोनों के चार्जेस जो हैं, दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए। मतलब आप ये बोलोगे, शुरू से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि यार देखो इनिशियली क्या है, इनिशियल सिचुएशन ये है कि आपके पास एक ए स्फेयर है ना, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और इस पे चार्ज जो है वो 80 माइक्रोकूलम है, और दूसरा बी स्फेयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इसका चार्ज 40 माइक्रोकूलम है, ठीक है। आपने इस्तेमाल किया एक फाइन वायर का, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग वायर को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे, स्विच को ऐसे को क्लोज कर देंगे, तो चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा। तो हम ये बोलेंगे कि हम ये बोलेंगे कि फाइनली फाइनली जो चार्ज है
या मैं ऐसा कर दूं, इसे यहीं लिख दूं कि फाइनली क्या होगा कि ये 80 माइक्रोकूलम जो है ना, मान लेते हैं कि ये क्यूए में कन्वर्ट हो जाएगा और मान लेते हैं कि ये क्यूबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि शेयर क्यूए प्लस क्यूबी जो है, क्यूए प्लस क्यूबी जो है वो 80 प्लस 40 के बराबर होगी, क्योंकि चार्ज एक से दूसरे में ही गया होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते। तो क्यू बी यहां से कितना निकल कर आ गया, क्यू बी निकल कर आ गया 120, 120 माइनस क्यू ए, 120 माइनस क्यू ए। अब बोलोगे फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए यार, तभी तक तो चार्ज फ्लो करता है। तो फाइनली आप बोलेंगे कि वी ए इक्वल टू वी बी है। और यार ये काफी दूर रखे हैं, काफी दूर रखे हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। लार्ज सेपरेशन, ऐसा मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक का जो पोटेंशियल होगा वो केवल उसके अपने कारण होगा, एक का जो पोटेंशियल होगा वो केवल उसके अपने कारण होगा, दूसरे के कारण नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के बीच की दूरी दी ही नहीं हुई। ठीक है ना। अगर मान भी लोगे कि इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, इंटरैक्शन है, फोर्स लगा रहे हैं, फील्ड लगा रहे हैं, एक दूसरे की वजह से भी पोटेंशियल है, तो बीच की दूरी भी तो चाहिए, तो दे ही नहीं रखी। तो वी इक्वल टू वीबी के बारे में बात है, तो आप बोलेंगे इसको के क्यू ए बाय आर ए, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बी बाय आर बी, क्योंकि सर सरफेस पे यानी कि अपने कारण और स्फेयर से बाहर, तो कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है। के से के उड़ा दिया यार आपने, के से के कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। आपने कहा क्यू ए बाय आर ए कितना दिया हुआ है, आर ए 4 सेंटीमीटर दिया है यार, सेंटीमीटर को मीटर में चाहो तो चेंज कर सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से कट ही जाएगा। और ये क्यू बी आ जाएगा 120 माइनस क्यू ए, 120 माइनस क्यू ए बाय दिस इज 6 सेंटीमीटर, ऑल राइट। तो क्यूबी को आपने 120 माइनस क्यू ए सब्सटीट्यूट कर दिया। यहां से आपने पाया, यहां से आपने पाया कि देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं वैसे, 2 से काट भी सकता हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 से काट सकता हूँ। यहाँ 4 की जगह आएगा 2, यहाँ 6 की जगह आएगा 3। तो दिस विल बी 3 क्यू ए, दैट विल बी इक्वल टू 240 माइनस 2 क्यू ए, करेक्ट। विच मीन्स 5 क्यू ए जो आया दैट इज इक्वल टू 240, और क्यूए जो निकल कर आ गया यहाँ से वो 240 बाई 5, यानी 5 4 टाइम्स 20 होगा, फिर 40 होगा, तो ये 48 आ गया है। 48 आ गया, आप चेक कर सकते हैं। 40 इंटू 5 200 होता है, और 8 इंटू 5 40 होता है, कुल मिला के 240 48 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर जो चार्ज फ्लो है, तो चार्ज जो फ्लो हुआ, तो चार्ज जो फ्लो हुआ वो कितना होगा। शुरुआत में कितना चार्ज था यार इस पे, 80 माइक्रोकूलम, माइनस कितना कर देंगे 48, तो कितना निकल कर आ गया यार, ये 32 माइक्रोकूलम निकल कर आया। 32 माइक्रोकूलम, और ये कम हो गया है ना, कम हो गया है ना। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि ए से बी तक, ए से बी तक 32 माइक्रोकूलम गया होगा, क्या बोलेंगे आप। ए से बी तक 80 माइक्रोकूलम है, जो फाइनली 48 बचा है। तो आप बोलेंगे कि 32 माइक्रोकूलम कहां से कहां गया होगा यार, ए से बी गया होगा। इसका मतलब सही जवाब क्या है, 32 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ऑप्शन डी दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है यार। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा देखो, इस सवाल को करने का ना एक बड़ा ही ट्रिकी तरीका भी है, ट्रिकी तरीका वो क्या है वो जरा ध्यान से देखना। आप बोलोगे, देखना जरा, हाँ। आप बोलोगे कि सर ऑप्शंस में ना कॉमन चीजें ढूंढिए, देखिए जरा, बहुत बहुत पेचीदा सा तरीका है ये, मगर तरीका एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि सर पहले ना न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 और यहाँ 32, ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 32, ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 32। अब देखिए, यहाँ ए टू बी है, यहाँ ए टू बी है, यहाँ बी टू ए है, और यहाँ ए टू बी है, ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, ए टू बी, ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, ए टू बी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वो 32 है, और डायरेक्शन में जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वो ए टू बी है। कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा रिपीटिशन मिल रही है बेटा, कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा रिपीटिशन मिल रही है, या रिपीटिशन मिल रही है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही जवाब है। तुम कह सकते हो सर ये क्या बात हुई, अरे यार पिछले 10-15 साल, 10 सालों का या 5 सालों का डेटा उठा के देखना, जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल नीट या जेईई में आते हैं, उसमें से मैक्सिमम जगह, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% जगह, मगर मैक्सिमम जगह ये लॉजिक जो है फिट बैठ जाएगा यार। ठीक है ना, ट्राई मार लेना। ठीक है बच्चों, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स एज शोन,
द लाइंस ऑफ फोर्स लुक लाइक। तो यार बीच वाला तो मेटल है, पेयर इज मेटालिक, पेयर इज मेटालिक, मगर चार्ज्ड प्लेट्स जो है ना, ये मेटालिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मेटालिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप बोलेंगे these can be नॉन मेटालिक, these can be नॉन मेटालिक, है ना, नॉन मेटालिक होंगे, क्योंकि ये भी मेटालिक हो स्फेयर भी मेटालिक हो ऐसा कोई यार सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मस्ट बी नॉन मेटालिक, मस्ट बी नॉन मेटालिक यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन दैट केस आप बोलेंगे कि ऑप्शन ए गलत है क्योंकि देखो रेडियल डायरेक्शन नहीं है, ऑप्शन बी गलत है क्योंकि कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यार, रेडियली इनवर्ड आनी चाहिए फील्ड लाइंस और फिर रेडियली आउटवर्ड निकल जानी चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है यार, सारी की सारी इसके अंदर आ जानी चाहिए फिर इससे बाहर चली जानी चाहिए, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। ठीक है, बात क्लियर है। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए आगे बात करते हैं यार। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन if the work done on moving a charge 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with the x-axis as 4.0, what is the value of E? एक बार diagrammatically समझें इसे। The electric field is in x direction, x axis है, ये y axis है, और यहाँ पे ये z axis है। ठीक है भाई, x axis है, y axis है, और यहाँ पे ये z axis है। हमसे कहा जा रहा है if the work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with the x axis is 4.0। ठीक है, मतलब एक 60 डिग्री वाली लाइन है यार, ये 60 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है ना, इसके अलोंग आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे की डायरेक्शन में अपने को बताया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और यूनिफॉर्म है तो इसको मैं ई नॉट बोल देता हूँ। 60 डिग्री वाली लाइन पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर लेकर चलते हो अपने एक चार्ज को, ठीक है ना, उस चार्ज को, पहले वो चार्ज यहाँ था, अब आप उसे 2 मीटर ले जाके यहाँ पहुंचा रहे हो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, और वर्क डन आपको पता है। तो आप बोलेंगे शेयर जो भी वर्क डन हुआ होगा वो एफ एस कॉस 60 डिग्री हुआ होगा, और इसी को आप लिख सकते हो क्यू ई नॉट एस कॉस 60 डिग्री, क्योंकि यार फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई नॉट, फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई नॉट होता है। इसका मतलब यहाँ से ई नॉट कितना निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी डब्ल्यू बाय क्यू एस कॉस 60 डिग्री। करेक्ट है भाई। तो वर्क डन कितना दिखाया हुआ, 4.0 दिया हुआ क्वेश्चन में, चार्ज कितना दिया है यार 0.2, यानी इसे 2/10 लिख दूं, 2/10 लिख दूं। डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है यार, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 2 मीटर, और cos 60 डिग्री कितना होता है यार 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मुझे तो ये, अगर ध्यान से देख लें फिर से, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, तो विद द एक्स एक्सिस इज 4.0, तो ये 4.0 आ गया, चार्ज जो है वो 0.2 कूलम है, डाल दिया, एस जो है वो 2 मीटर है, वो भी डाल दिया, और cos 60 की वैल्यू यार 1/2 होती है, ठीक है ना, sin 60 √3/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। देखो 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर तो यार 20 निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब मैं किसको चूज करूंगा, नन ऑफ दीज को। एक बार कैलकुलेशन पे नजर मार लेना, कुछ ऐसा हो तो चेंज कर लेना, ठीक है भाई। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर इस ई के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा ई नॉट cos 60 डिग्री जिसकी वजह से वर्क डन होगा, और एक इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा ई नॉट साइन 60 डिग्री जिसकी वजह से वर्क डन नहीं होगा। कैलकुलेशन देख लेना यार, एज आई टोल्ड यू कि वी डोंट हैव आंसर कीज एज ऑफ नाउ, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दिस वन। मुझे उम्मीद है कि आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके मंथन भी कर रहे होंगे, प्रोसेस कर। चलिए मैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और अब बात करते हैं अगले डीपीपी की, दैट इज डीपीपी 6, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का जिक्र किया है, ठीक है। इसमें क्या है यार, an electric dipole when placed in a uniform electric field E will have minimum potential energy if the positive direction of dipole moment takes the following angle, makes the, if the positive direction of dipole moment makes the following angle with E। अच्छा, तो बोल रहे हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यार आप जानते हैं कि U जो लिखी जाती है यार वो -PE cos थीटा लिखी जाती है,
ठीक है ना, माइनस पी कॉस थीटा। आप बोलोगे फॉर यू टू बी मिनिमम, यू को अगर अपने को मिनिमाइज करना है, बाहर नेगेटिव साइन खड़ा है, कॉस थीटा को मैक्सिमम करना होगा। कॉस थीटा को मैक्सिमम करने के लिए आप बोलते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू +1 होगी। कॉस थीटा की वैल्यू +1 होगी यानी यार थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज होगी, और आपको याद होगा यही मैंने आपको सिखाया है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क लगता है यार 0, नेट टॉर्क लगता है 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मिनिमम में भी कितनी होती है यार, माइनस पी होती है। मिनिमम में भी माइनस पी होती है, तो आपको पता है यार एंगल कितना बनना चाहिए, 0। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल, मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद ई, दैट इज 0। ठीक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप ऊपर वाला चुनते। ये किसके लिए मिलता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट टॉर्क 0 होता, नेट टॉर्क 0 होता, एंड पोटेंशियल एनर्जी यार मैक्सिमम होती, और मैक्सिमम में प्लस पीई होती। ठीक है भाई, एसडीपीवी में कई अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो केयरफुली करते चलना बच्चा। ठीक, चलिए, तो ये भी पीएमटी में आ चुका है यार, सीपीएमटी में भी और एमपीपी पीएमटी में भी। अभी एमपीपीईटी में का सवाल है, देखिए मैं मेडिकल इंजीनियरिंग सबका कॉम्बिनेशन ले रखा है मैंने। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मोमेंट पीस प्लेस इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। शुरुआत में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन इज। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन पे कितनी होगी, वर्क डन वगैरह तो पूछा नहीं, सीधा पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो आप बोलोगे कि यार पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड्स ऑन फाइनल सिचुएशन ओनली, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ पी, से आप यू से डिनोट करते हो यार, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, तो ये माइनस पीई कॉस थीटा ही रहेगा यार। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन पे यार माइनस पीई कॉस थीटा ही रहेगा। जीरो से अगर थीटा एंगल घुमाओगे, जीरो से अगर थीटा एंगल घुमाओगे तो फाइनली एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा यार। सो इट विल बी सिंपली माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ओके। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of moment P is placed normal to the lines of electric field intensity, then the work done in deflecting it to an angle of 180 degrees is। आप बोलेंगे कि यार देखो पोटेंशियल एनर्जी, देखो विजुअलाइज करवाऊं थोड़ा सा। आपने बोला फाइनल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप बोलेंगे कि इनिशियल सिचुएशन क्या है ना, कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, दिखा देता हूं मैं, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। कुछ ऐसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव यूं डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, इट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपने क्या किया, इसको घुमा दिया, इट इज डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो जब आपने इसको यूं डिफ्लेक्ट किया 180 डिग्री में, तो ये ऐसा आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर। तो आपने कहा ये माइनस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू आ गया, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव यूं आ गई। ठीक है ना, अब इस सिचुएशन को जरा ध्यान से देखिए। आप ये कहेंगे कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, यू इनिशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई कॉस 90 डिग्रीज, यानी कितनी, 0। और इस सिचुएशन को देखिए, यहाँ जो यू फाइनल होगा ना, ये भी होगा कितना, यू फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 डिग्रीज। तो ये भी कितना हो गया यार, 0। तो आप बोलेंगे शेयर जो भी वर्क होगा यार वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ये यूएफ माइनस यूआई होगा। फाइनली भी पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियली भी पोटेंशियल एनर्जी 0, 0 माइनस 0, वर्क डन भी कितना चाहिए, 0। वर्क डन भी कितना चाहिए, 0। क्लियर है क्या बात समझ में आ गई, है ना। भारतीय विद्यापीठ में आया हुआ सवाल है यार। थर्ड हो गया था, फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। दो चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, और इनके बीच की दूरी यार 2.5 एंगस्ट्रॉम है। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ना एक्सटर्नल फील्ड की आवश्यकता नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी सिंपली q इंटू टू ए, टू ए दोनों के बीच की दूरी होती है बेसिकली। q कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है।
और दोनों के बीच की दूरी जो है वो दे रखी है 2.4 एंगस्ट्रॉम। सो 2.4 इंटू 10 की पावर -10। सही है, मल्टीप्लाई करके देखो यार, मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आ गया 3 इंटू 2 6। मुझे लगता है मल्टीप्लाई करके ये अप्रोक्सीमेटली 7.680 आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 7.680 आ रहा होगा, 6 के आसपास ही, उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। इंटू 10 की पावर -29 कूलम मीटर। करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यार? ऑप्शन सी मैच कर रहा है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, ये ऑप्शन ए कैसे निकाल लेते हैं, वो ए की जगह 2.4 अंगस्ट्रॉम डाल देते हैं। हम भूल गए हैं कि 2a ही 2.4 अंगस्ट्रॉम होगा। 2a की फॉर्म में, दुगने फॉर्म में उसे इसलिए लिखा जाता है ताकि एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूले जो वो थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, दो ऑपोजिट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच अपार्ट, ये सेंटीमीटर में दूरी है, माइंड इट, ये सेंटीमीटर, फॉर्म अ डाइपोल। If this dipole is placed in an external electric field of itna, the maximum torque and the work done in rotating it through 180 degrees will be, okay। तो आप ये बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? टाउ मैक्स, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू, आप बोलेंगे टाउ मैक्स जो लगा वो लगा पीई sin 90 degrees, p sin 90 degrees, so that will be equal to q into 2a into e, and that is sin 90 degrees, that is +1 here, ठीक है ना। तो चार्ज कितना दिए, 4 इंटू 10 की पावर -8, और दूरी कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 की पावर -2 है, मगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए एक और बार -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 4 इंटू 10 की पावर 8, करेक्ट है। तो ये निकल कर आ गया 4 4 16 इंटू 2 32 इंटू 10 की पावर 8, और -8 तो कैंसिल आउट हो गया यार, 10 की पावर -8 और 10 की पावर 8 तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आया 32 इंटू 10 की पावर -4, है ना, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होती है टॉर्क की, 32 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। तो ए और सी को तो हटा दो, बचे बी और डी, बचे बी और डी। अब आप बोलेंगे नाउ द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्रीज, द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्रीज। यार कायदे से ना इसका जवाब 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए, देखो समझो। आप ये बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, मैक्सिमम टॉर्क अभी हमने पीछे देखा भी था, मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। 90 डिग्री का एंगल बनने का क्या मतलब है कि यहां हो जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्लस क्यू हो जाए और ये माइनस क्यू हो जाए। अग्री करते हो? ऐसे बन जाएगा यार, इलेक्ट्रिक मैक्सिमम टॉर्क लगेगा 90 डिग्री पे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ये हो, ठीक है। अब अगर यहां से 180 डिग्री घुमाओगे, यहां से 180 डिग्री घुमाओगे तो वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। पीछे हमने किया भी था कैलकुलेट, वर्क डन 0 आएगा भाई। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसकी 0 होती है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ना स्टेबल इक्विलिब्रियम ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसे 180 डिग्री घुमाने में तो वर्क डन आएगा 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि वो 0 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हो सकता है ना एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछने की कोशिश की हो, एग्जामिनर ने आपसे पूछने की कोशिश की हो मैक्सिमम टॉर्क बताओ एंड मैक्सिमम वर्क डन बताओ इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री। हो सकता है एग्जामिनर ने पूछा मैक्सिमम वर्क डन बताओ इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्रीज। तो इन दैट केस आप बोलोगे, इन दैट केस आप बोलोगे सर यदि तो ऐसा है, यदि तो ऐसा है कि वो मैक्सिमम वर्क डन पूछना चाह रहा है, तो मैक्सिमम वर्क डन कब करना पड़ता है अपने को? तब करना पड़ता है जब हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना हो। मैक्सिमम वर्क डन कब करना पड़ता है? जब हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम से, तभी तो अनस्टेबल करने में सिस्टम को सबसे ज्यादा मेहनत लगती है ना यार, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना हो। अग्री कर रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आना चाहिए आंसर 0, लेकिन अंग्रेजी का फॉल्ट है यहाँ पे, या हम यूं कहें कि हमें इंटरप्रेट पूरी अंग्रेजी को करना चाहिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप बोलोगे कि सर वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, वो यूएफ माइनस यूआई होगा। यानी कि यूएफ का मतलब है फाइनली आप उसको अनस्टेबल कर रहे हो,
अनस्टेबल कर रहे हो और इनिशियली आपने उसको स्टेबल कर रखा है, यानी कि आप बोलोगे इसको अनस्टेबल का मतलब है ये प्लस पीई आ जाता है ना, माइनस ये माइनस पीई आ जाता है। ठीक है, हम जानते हैं ये बात। तो ये ट्वाइस ऑफ पी आ जाता है बेटा। तो ये ट्वाइस ऑफ पी, मतलब आपने पी को इसी को तो मल्टीप्लाई किया है, ट्वाइस ऑफ 32 इंटू 10⁻⁻⁴। तो मुझे लगता है इसी का दुगना अगर आप करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 64 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स। ठीक है, तो सही जवाब क्या है यार आपका, ऑप्शन बी बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहे हो मेरी बात। लैंग्वेज, लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का फॉल्ट था। क्लियर है बच्चा। चलिए 5 सवाल और रह रहे हैं, फटाफट से करते हैं। 6 सवाल, इनफैक्ट आपको याद होगा इस डीपीपी में मैंने 11 सवाल दिए थे, है ना, खुद से खाने के लिए दिए थे। So an electric dipole has the magnitude of its charge as q and its dipole moment is p. It is placed in a uniform electric field E if its dipole moment is along the direction of the field. The force on it and its potential energy are respectively. फोर्स हमेशा कितना होता है यार, नेट फोर्स तो हमेशा ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, जीरो, ऑलवेज, इन केस ऑफ इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स हमेशा ही कितना होगा यार, जीरो होगा ऑन द डाइपोल, ऑन द डाइपोल, करेक्ट। एंड अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में ही हो, इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस बात का मतलब है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होगे तो आप बोलोगे माइनस पीई कॉस थीटा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल यार 0 डिग्रीज हो गया, तो ये माइनस पीई है, और इसी को और क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो आप बोलेंगे 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 क्या कि फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है यार, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, ये अपने आप में अपनी मिनिमम वैल्यू है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, क्लियर है मामला डाइपोल के इक्विलिब्रियम के केस में सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। A molecule with a dipole moment p is placed in an electric field of strength E. Initially the dipole is aligned parallel to the field. इस बात पे गौर कीजिए, इनिशियली डाइपोल को पैरेलल टू द फील्ड रखा है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। If the dipole is to be rotated by to be anti parallel, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, जस्ट अभी हमने किया था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो होगा यार वो डेल्टा यू के बराबर है, यानी ये यूएफ माइनस यूआई के बराबर है, यानी ये अनस्टेबल, अनस्टेबल के बारे में बात है, माइनस स्टेबल के बारे में बात है। आप बोलेंगे अनस्टेबल के लिए आप लिख सकते हैं माइनस पीई कॉस 180 डिग्रीज, माइनस माइनस पीई कॉस 0 डिग्रीज। आप इसे लिख सकते हैं कॉस 180 -1 होता है तो ये प्लस पीई आ गया, माइनस माइनस पीई आ गया। जरा ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ पी आया, अभी हमने निकाला भी तो था, ये ट्वाइस ऑफ पी है, ट्वाइस ऑफ पी है, अभी हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस में निकाला था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है an electric dipole of moment p vector placed in a uniform electric field has minimum potential energy when the angle between p and e is। आप जानते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए जीरो होता है, अनस्टेबल स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना, और मैक्सिमम कब होता, मैक्सिमम कब होता, जब अनस्टेबल होता, अनस्टेबल होता तो ये यू मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, और इन दोनों पे ही, इन दोनों पे ही आप कह सकते हैं कि यहाँ इन दोनों पे ना यू जीरो होता है। भाई अनस्टेबल में भी कितना होता है, अनस्टेबल में ये प्लस पीई के बराबर होता है मैक्सिमम में, स्टेबल में ये माइनस पीई के बराबर होता है। तो माइनस पी इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू, प्लस पी इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी अटेन्ड, और जीरो इज द इंटरमीडिएट वैल्यू। तो जीरो ना स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा। नाउ टू चार्जेस, दो चार्जेस दे रखे हैं यार हमें, और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। इट फिट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस, व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। तो देखो यार, डेटा ऐसे ही डेटा वाला क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मगर कुछ और पूछा गया है। तो यार यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम, तो ईपीई पूछ रहा है शायद, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। तो मैं इसको माइनस पीई डाल दूं, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए देख लेता हूं मैं, इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है ना, अनस्टेबल के लिए यही पॉजिटिव हो जाता, यही तो फर्क रहता। ठीक है,
दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू 2a इंटू ई, और जीरो की वैल्यू +1 होती है यार, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, जरा ध्यान से देखिए आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19, दोनों के बीच की दूरी आ गई 2.4 इंटू 10⁻⁻10 बेटा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10⁵, ठीक है, 4 इंटू 10⁵। तो जरा इसको ध्यान से देखोगे तो कैसा दिखेगा, आप इसको जरा ध्यान से देखिए, ये देखा कि सर 3.2 इंटू 2.4 और इंटू 4 है, ओके। तो मैं क्या करूं, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 3.2 माइनस में इंटू 4, 2.4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार 9.6 आ जाएगा, ठीक है ना, 9.6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर -29 प्लस 5, -29 + 5, तो यार ये तो ना -24 आएगा, लेकिन अगर आप इसे -23 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, देखो जरा, इंटू 10 की पावर -24 आया, और ये 9327 से ऊपर मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 30 अप्रोच कर जाएगा, 30 अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली 30 अप्रोच कर जाएगा, आप इसे बोल सकते हो -3 इंटू 10 की पावर -23, -3 इंटू 10⁻⁻23 जूल। अब आपको ये कहना चाहिए कि एक्चुअल में ना एग्जामिनर ने आपसे केवल इतना बोला था कि इक्विलिब्रियम में बात है, बात किस में, इक्विलिब्रियम में। तो अगर इक्विलिब्रियम में बात है तो आप दोनों ऑप्शंस को चुन लेंगे, दोनों ऑप्शंस को चुन लेंगे। ये वाला ऑप्शन कब सही होगा यार, ये वाला ऑप्शन सही होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और ये वाला ऑप्शन कब सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हो। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों के बारे में चर्चा है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में सही होगा और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सही होगा। क्लियर है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं। तो यार आखिरी दो सवाल ये थोड़े से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाले हैं, अच्छे सवाल हैं, ठीक है, डाइपोल के जो एक्सट्रीम सवालों में से होते हैं ये वो वाले सवाल हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इग्नोर मारो, वैसे आप अटेम्प्ट कर चुके होगे तो आपने पढ़ा तो होगा ही, पहले मैं थोड़ी सी ना ज्योमेट्री तुम लोगों को सिखाता हूँ। देखो तुम ये बोलोगे प्लेन में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, सही है। आपने कहा कि सर एक डाइपोल ना यहाँ पड़ा है, दिस इज -q, दिस इज +q, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेचुरली u डायरेक्टेड है, ठीक है ना, एंड दिस इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द डाइपोल O, देयर इज अ पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट P है या M है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल ना ये रहा r वेक्टर, और ये r वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ ये वाला एंगल बना रहा है थीटा, ये वाला एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब बोलेंगे कि सर P का जो कंपोनेंट इधर है उसका एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, दैट विल बी P cos थीटा, ठीक, और P को रिजोल्व करो, एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, दैट विल बी P sin थीटा। यानी अगर मुझे M पॉइंट पे, यदि मुझे अगर M पॉइंट पे फील्ड निकालनी हो तो मैं एक नया डाइपोल एक्सिस इमेजिन करने की कोशिश करूंगा। मैं बोलूंगा यार यहाँ पे ना फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा नया वाला एक्सियल कंपोनेंट ई एक्सियल, तो ई एक्सियल कंपोनेंट जो होगा उसको आप बोलोगे दैट विल बी 2k p/r³ होता है, तो उसको आप बोलेंगे 2k p की जगह एक्सियल वाला p आ जाएगा, दैट विल बी p cos थीटा/r³, ठीक है। एंड ई इक्वेटोरियल जो होता है यार वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल कंपोनेंट से उल्टा होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जरा देखिए P sin थीटा, कर्सर पे नजर जरा देखिए, P sin थीटा कंपोनेंट इधर है, तो इक्वेटोरियल जो होगा कंपोनेंट वो इधर होगा, और आप बोलेंगे इक्वेटोरियल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है kp/r³, तो k p की जगह आ जाएगा यार P sin थीटा, हालांकि इसकी एरो लेंथ मुझे और छोटी बनानी चाहिए क्योंकि छोटा होगा, ठीक है, बाय r³, ठीक, ये दो बातें हैं। इन दोनों बातों से अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश भी करूं ना M पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो निकल कर आ जाएगा, देखो √ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर करके देखो, ये आ गया kp/r³ एंड इट इज √ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, √ऑफ 3 1 + cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बना, आप स्क्वायर करके ऐड करके देख सकते हैं। ये मैंने आपको यादगार सीरीज में नहीं करवाया है यार, वो कारण उसका ये है कि ये कोर एडवांस लेवल का ही है,
और ऐसे कुछ फॉर्मूले जरूर होते हैं। एम बैच में जब मैं करवा रहा हूँ तो उसको जरूर करवाऊंगा यार, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर कंटेंट तो सारा पूरा कर रहे हैं, मगर ये मैथमेटिकल मॉडल है जो आईआईटी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसी बहाने जो मैं नहीं पढ़ा पाया डिटेल में, मैंने नहीं पढ़ाया उसे और लेक्चर में, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने आपको डीपीपी में सवाल दे दिया, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश अगर पैचेस वगैरह नहीं भी ले पा रहे हैं, वो भी इस बेनिफिट से अछूते ना रहे, वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है ना। पर फिर भी मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप कोर एडवांस के लिए यार प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो या कोर एम्स वगैरह क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए यार आपको बैचेस लेने चाहिए, बिकॉज वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना। और ज्यादा फोकस के साथ प्रिपरेशन होती है। एनीवेज, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं और मैं तुमको ये बोलूं कि यहाँ ऐसा है बॉस कि ई नेट जो होगा ना वो कहीं यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी ई नेट, ई नेट, एंड लेट्स से दिस एंगल इज समथिंग कॉल्ड बीटा, दिस एंगल इज बीटा। और आप एक्स एक्सेस यहाँ पे भी ड्रॉ करने की अगर कोशिश करें तो आप बोलेंगे कि यार ये एंगल थीटा है, तो जो टोटल एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल पाई कितना बन जाएगा, लेट से जो टोटल एंगल बन रहा है, टोटल एंगल लेट इट बी डेल, आप बोलेंगे टोटल एंगल डेल जो है, एंगल डेल जो है दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। पिक्चर अभी बाकी है, इसको जरा और ध्यान से देखो। यहां अगर यहां अगर तुम ये देखो कि दोनों को डिवाइड कर दो जरा, डिवाइडिंग डिवाइडिंग अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ की शेयर tan बीटा जो होगा, tan बीटा, ये tan बीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय बेस कंपोनेंट, ये निकलेगा ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल। जरा ध्यान से देखो, ये निकला साइन थीटा, बाकी सब तो कट गया, बाय 2 cos थीटा, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा। देख पा रहे हो tan बीटा क्या निकला है, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये निकला। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं, और tan बीटा इक्वल टू या बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो रैंडम पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है या डाइपोल के साथ कितना एंगल बनाती है, तो आप बोलोगे थीटा प्लस tan इनवर्स, थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। ये पूरा एंगल है, मतलब ये वो टोटल एंगल है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है किसके साथ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है। मुझे लगता है सारी चीजें विजिबल होंगी यार आपको। ठीक है जी, तो मुझे लगता है अभी फंडा क्लियर हो गया होगा यार, अब विजिबिलिटी में भी कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। तो यार इसी सवाल की ना एक मैं कर लेता हूँ कार्बन कॉपी, इन फंडों को ध्यान में रखते हुए मेरा वैसे सजेशन तुमको ये रहेगा कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो या एक बार रिवाइंड कर लो, दोबारा से सुन लो इस टॉपिक को, दोबारा से सुन लो इस टॉपिक को, फिर क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करते हैं यार। आई बिलीव एज पर माई सजेशन आपने इसको दोबारा से सुन लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें, मैंने इसकी कार्बन कॉपी बनाई है बेसिकली, ओ, 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 मैंने इसकी कार्बन कॉपी बनाई है, तो मैं इन रिजल्ट्स को ध्यान रखते हुए, कुछ कुछ चीजों को इंटैक्ट रखते हुए थोड़ा सा आगे चलता हूँ। देखो मैं क्या बोलूंगा, अब वो कह रहा है कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक वैसा ही जैसा हमने अज्यूम किया, ये ऐसा ही सवाल आता है भाई। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा, तो इस एम को आपने क्या रख दिया, इस एम को आपने यहाँ पे पी रख दिया, पी पॉइंट रख दिया, ठीक है ना। पी पॉइंट हार्डली मैटर्स, मैंने पी इसलिए नहीं लिखा था ताकि आप डाइपोल मोमेंट वगैरह में और उस पी में कंफ्यूज ना हो। Makes an angle theta with the x-axis will make an angle dash with the x-axis where tan alpha equal to half tan theta। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा शेयर tan बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, एंड ये गिवन है। ये किसके गिवन बराबर गिवन है, tan अल्फा के। यार ये होता है वी नो, ये होता है वी नो, और ये दिया है
क्वेश्चन में, तो आप क्या बोल पाएंगे? आप बोल पाएंगे कि सर मुद्दे की बात फिर ये रही कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, सो टोटल एंगल डेल जो होगा, टोटल एंगल डेल जो बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, विल मेक एन एंगल डेल विद द एक्स एक्सिस, विल मेक एन एंगल डेल, यहां डेल लिख दो, विल मेक एन एंगल डेल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डेल जो होगा दैट विल बी थीटा प्लस बीटा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा को आप क्या लिखोगे? अल्फा को आप लिख दोगे बस, दैट्स इट, थीटा प्लस अल्फा। बेसिकली क्या होता है, ये होता है थीटा प्लस tan इनवर्स, ये होता है थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, किसके बराबर हो जाएगा यार? अल्फा के ही बराबर हो जाएगा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, पीछे हमने देखी किया भी था, पीछे हमने उल्टी गाड़ी आगे खिसकाई थी, ठीक है ना। अब ये निकल कर आ गया, इसका मतलब सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब है। मेरा सजेशन रहेगा यार, इस पूरी डीपीपी में ये सबसे अलग कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो इसको एक बार रिवाइंड करके सुनना, एक बार खुद से लिख के कोशिश करना, बात समझ में आ जाएगी। नॉर्मल वेक्टर रेजोल्यूशन है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल है इस डीपीपी डिस्कशन का। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, अ पॉइंट P is at a distance of 20 centimeter from this origin such that OP makes an angle of pi by 3 with the x axis। exactly वही पिक्चर है जैसे अभी आपने देखी थी। if the electric field P at P makes an angle theta with the x axis, यार फिर से डेल के बारे में बात है कि डेल जो है वो अपने को पता है कि यार अल्फा थीटा प्लस अल्फा होता है, ठीक है ना, थीटा प्लस अल्फा होता है, यानी कि आप इसे लिख सकते हो थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, जहां पे थीटा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो एंगल बना रहा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ वो है, एंड इट इज गिवन दैट पाई बाय 3, ओपी कितना बना रहा है? पाई बाय 3, तो प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स हाफ ऑफ tan पाई बाय 3। यार अपने को पता है tan पाई बाय 3 कितना होता है? √3 होता है। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3 होता है, तो ये आ गया tan इनवर्स और √3/2, tan इनवर्स √3/2, सो ऑप्शन बी बॉम्बे इज द करेक्ट रिजल्ट। क्लियर है बच्चा? तो इसी के साथ कंप्लीट होता है यार हमारा डीपीपी 6 का डिस्कशन, और अगला टारगेट जो डीपीपी लेक्चर 7 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज, इसमें मैंने कोई सवाल नहीं दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जितनी एनसीईआरटी बेस्ड मैंने ऐड की है उसको आपको याद करके चलना है यार, ठीक है ना। सो अभी के लिए इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप यार, लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोर मेडिकल, कोर आईआईटी, कोर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यार आप बैचेस जरूर ले सकते हैं। बैचेस लेने से रूटीन थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज बन जाता है, प्रॉब्लम मॉडल्स थोड़े से ज्यादा डिस्कस हो जाते हैं। यूट्यूब के साथ साथ बैचेस लेने पे सिलेक्शन थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का सिलेक्शन लेने के लिए, बैचेस लेने के लिए आप फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड डू वर्क हार्ड यार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सवाल ज्यादा से ज्यादा बनाते रहिए, क्योंकि फिजिक्स में सारा सवालों का ही खेल है। चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।